वो 375 कबल मसीह में हिंदुस्तान में पैदा हुआ। उसने अपनी इब्तदाई तालीम टेक्सला में हासिल की, जो उस वक़्त बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का और बुद्धिस्ट कल्चर का एक मरकज़ था। बाज़ लोगों के नज़दीक उसका मज़हब हिंदुइज़्म था, बाज़ के नज़दीक वो बाद में हिंदुइज़्म से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया था, और बाज़ के नज़दीक वो उसने ज़ोरोस्ट्रियन मज़हब इख्तियार कर लिया था। उसका जो भी मज़हब हो, वो एक पॉलीमैथ था, यानी कि उसका मुख्तलिफ अलूम पे वो एक्सपर्ट था, जिसमें मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी और यहाँ तक कि मैजिक भी शामिल है। लेकिन उसकी वजह शोहरत इन तीनों में से कोई भी नहीं है। उसकी वजह शोहरत ये है कि वो अब तक हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर और स्टेट्समैन रहा है। उसने 322 कबल मसीह में मौर्यन एम्पायर कायम करने में बहुत अहम रोल अदा किया। मौर्यन एम्पायर कदीम हिंदुस्तान की सबसे मजबूत और बड़ी एम्पायर थी। जी हाँ, आज की वीडियो चाणक्य के बारे में है, जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले कि हम आगे चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल विजडम ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लें। उस वक़्त हिंदुस्तान पे नंदा डायनेस्टी की हुकूमत थी, जो कि एक बहुत बड़ी और मजबूत डायनेस्टी थी, और बादशाह का नाम धनानंदा था। कहते हैं कि एक दफ़ा चाणक्य धनानंदा के दरबार में गया तो वहाँ उसकी बेइज्जती कर दी गई। इस चीज़ का चाणक्य को बहुत अफसोस हुआ, और उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपना ज़्यादती का बदला ज़रूर लेगा। और उसके नज़दीक ज़्यादती का बदला लेने का सिर्फ एक ही हल था, और ये था कि धनानंदा की बादशाहत को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये था कि इतनी मजबूत बादशाहत को वो अकेला कैसे ख़त्म कर सकता है। तो उसने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो कि उसको इस काम में उसकी मदद कर सकते थे। उसके नज़दीक दो लोग ऐसे थे जो कि उस काम में उसकी मदद कर सकते थे। उसमें से एक प्रिंस पाबाता था, जो कि किंग धनानंदा का बेटा था और खुद भी जल्द अज जल्द बादशाह बनना चाहता था। जबकि दूसरा नौजवान एक आम आदमी था जिसका नाम चंद्रगुप्ता था, और जिसकी बहादुरी से चाणक्य बहुत इम्प्रेस था। अब चाणक्य के पास सवाल यह था कि इन दोनों में से किसका इंतखाब किया जाए। तो उसके लिए उसने इन दोनों का एक इम्तिहान लिया। उसने इन दोनों को एक एक ताबीज़ दिया और कहा कि वो अपने अपने गले में पहन ले, और जो दूसरा है वो उसके एक के गले में से ताबीज़ उस वक़्त उतारेगा जब वो सो रहा होगा। लेकिन शर्त यह है कि जिसके गले से ताबीज़ उठाया जाए वो उसकी नींद ख़त्म ना हो, या अपनी वो नींद से उठे मत। सबसे पहले पाबाता ने ये कोशिश की। उसने चंद्रगुप्ता के गले से ताबीज़ उतारने की कोशिश की जब वो सो रहा था, लेकिन वो नाकाम हो गया क्योंकि चंद्रगुप्ता उठ गया। जब चंद्रगुप्ता की बारी आई तो उसने सबसे पहले पाबाता को कत्ल कर दिया, उसका गला काट दिया, और बाद में आसानी से उसने उसके गले से ताबीज़ उतार दिया। और चाणक्य की यह बात भी पूरी होगी कि उसने ताबीज़ उतारना है बगैर उसको जगाए हुए। तो इस बात से अब चाणक्य को कोई शक नहीं रह गया था कि जिस नौजवान की वो तलाश कर रहा था वो चंद्रगुप्ता ही है। लिहाजा उसने चंद्रगुप्ता के साथ मिलके कोशिश शुरू कर दी नंदा डायनेस्टी को ख़त्म करने की, और कुछ ही सालों में इन दोनों ने नंदा डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया, और चंद्रगुप्ता ने मौर्यन एम्पायर की बुनियाद डाली, और चाणक्य उसका चीफ एडवाइज़र या वज़ीर आज़म बन गया। चाणक्य की जो मशहूर किताब है उसका नाम अर्थशास्त्र है, जिसको माली फ़ायद की साइंस या द साइंस ऑफ मटीरियल गेन्स भी कहा जाता है। इस किताब में उसने सियासत, वॉरफेयर, मिलिट्री स्ट्रेटजी और सोसाइटी और इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है, और बताया गया है कि इफेक्टिवली किसी स्टेट को गवर्न करने के लिए उनका क्या क्या रोल है। लेकिन उसका जो बुनियादी आइडिया है वो
सियासत है, इस वजह से इसको साइंस ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। इस किताब का बुनियादी जो आइडिया है, बुनियादी थीम है, वो ये है कि किसी रियासत को किस तरीके से इफेक्टिवली आप गवर्न कर सकते हैं। और उसमें चाणक्य के मुताबिक बादशाह को इखलाकी असूलों की परवाह नहीं करनी चाहिए, यानी कि अगर वो किसी चीज़ को सही समझता है तो उसका वो करनी चाहिए, चाहे उसका कोई भी इखलाकी तौर पर वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो। अगर बादशाह के लिए ज़रूरी है मारना, कत्ल करना, कत्लेआम करना, तो बादशाह को हेजिटेट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर ज़रूरी है तो वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपने दोस्तों को भी मार सकता है। लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी और औरंगज़ेब आलमगीर ने चाणक्य को पढ़ा था, क्योंकि दोनों ने बादशाह बनने के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों को कत्ल किया था। बाहर चाणक्य के नज़दीक एक बादशाह को मजबूत होना चाहिए, उसे किसी चीज़ की भी परवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि बादशाह अवाम के मफाद में हुकूमत करे, अपने ज़ाती फ़वाद के लिए हुकूमत ना करे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बादशाह अवाम को जिम्मेदार है। बादशाह अपने अलावा किसी को भी जिम्मेदार नहीं है। चाणक्य के नज़दीक पीस या अमन जंग से बहुत बेहतर है, क्योंकि पीस जो है वो प्रोस्पेरिटी लेके आता है, जबकि जंग सिर्फ तबाही फैलाती है। लिहाजा जंग सिर्फ उस वक्त की जाए जब ज़रूरी हो, और उस वक्त की जाए जब ख़जाना भरा हुआ हो और सोसाइटी में प्रोस्पेरिटी हो। वैसे भी हर हालत में बादशाह को ख़जाना अपना भरा हुआ रखना चाहिए, और अगर वॉर अफोर्ड नहीं की जा सकती तो जंग से परहेज करना चाहिए। एक तो ट्रेडिशनल वॉर है, इसके अलावा चाणक्य दो और किस्म की जंगों की बात करता है, जिसमें एक कोवर्ट वॉर है जिसको पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी की जा सकती है, कि कैसे किसी गैर मुल्की हुकूमत के खिलाफ आप साजिश कर सकते हैं और उस हुकूमत को आप गिरा सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरी जंग की भी बात करता है चाणक्य, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस, जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। और चाणक्य ये वह पहला फिलोसफर था या पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जिसने इकोनॉमिक सैंक्शन की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ किया, उसके बारे में उसने लिखा। किसी भी किस्म की जंग में चाणक्य के नज़दीक स्पाइस का, ये जासूसों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग अच्छे जासूस का काम अदा कर सकते हैं उसमें मर्चेंट्स हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, एंटरटेनर्स हैं और लोअर क्लास के लोग हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। लेकिन चाणक्य के नज़दीक इन सब से मुकाबले में नौजवान और ख़ूबसूरत औरतों से ज़्यादा बेहतर जासूस का काम कोई नहीं कर सकता। चाणक्य ही की बदौलत, उसके मशवरों की बदौलत मौर्यन एम्पायर एक अजीम एम्पायर बन गई, पहले चंद्रगुप्ता के अंडर और फिर उसका सक्सेसर अशोक, जिसे अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंडर। चाणक्य का मुकाबला या उसका कंपैरिजन 14वीं सदी के इटालियन फिलोसोफर और स्टेट्समैन मैकियावेली के साथ भी किया जा सकता है, जो अपनी किताब दी प्रिंस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा चाणक्य का मुकाबला या कंपैरिजन आप 11वीं सदी के मुसलमान स्टेट्समैन और राइटर निज़ामुल मुल्क के साथ भी किए जा सकता है। निज़ामुल मुल्क जो तर्क एम्पायर थी, तर्क सल्तनत थी, जिसका नाम जो था वो बहुत मशहूर एक एम्पायर थी, तर्क एम्पायर, सल्जूक एम्पायर, उसका वो वज़ीर आज़म भी रहा था, और उसके मशवरों ही की वजह से सल्जूक एम्पायर जो है वो एक मजबूत एम्पायर बनी। उसने भी एक किताब लिखी जिसका नाम है सियासतनामा या साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें उसने तकरीबन वही बातें की हैं जो कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में की है। तो चाणक्य, निज़ामुल मुल्क और प्रिंस, इन तीनों के और मैकियावेली, इन तीनों के बारे में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि उन्होंने कहा कि बादशाह को या हुक्मरान को जब हुक्मरानी कर रहा हो, इफ़ेक्टिवली गवर्न कर रहा हो, तो उसको अखलाकियात की सही या गलत की चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो वो बादशाह करे वो दुरुस्त है, और जो बादशाह नहीं करता वो गलत है। जो भी चीज़ बादशाह को कामयाबी दिला सकती है, ये रूलर को कामयाबी दिला सकती है, चाहे अखलाकी तौर पर वो कितनी बुरी क्यों ना हो, वो दुरुस्त है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल विजडम ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर योर टाइम।